हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा केंचुए में उत्सर्जन तंत्र। केंचुए का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। इस क्लास से पहले हमने जितनी भी क्लासें ली उसमें केंचुए की आंतरिक संरचना में हमने बात की थी केंचुए का पाचन तंत्र और केंचुए का प्रजनन तंत्र, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंचुए का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। केंचुए में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है, किसे कहते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन क्या है। तो देखिए, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन होगी। तो यदि मैं कहूँ कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या मतलब रहा कि जो जितनी भी जीवों के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसका क्या मतलब रहा कि केंचुए में निर्मित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर किया जाएगा, और वो किस तंत्र से, तो इस उत्सर्जन तंत्र से। देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यदि हम बात करें केंचुए में, तो केंचुए में जो उत्सर्जन होता है वो मुख्यतः नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, नेफ्रिडिया करते हैं। इसीलिए केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को नेफ्रिडियल सिस्टम भी कहा जाता है। केंचुए का एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रिडियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्या मतलब रहा, उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होगा, नेफ्रिडिया के द्वारा, और नेफ्रिडिया के द्वारा होने वाला उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियल एक्सक्रीशन कहते हैं, और इसके लिए जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं अपन नेफ्रिजियल सिस्टम कहते हैं। अगली बात करें हम कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है वो यूरिया ही नहीं होता। यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है। तो इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन के आधार पर भी हम प्राणियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया के रूप में निष्कासन करते हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, तो ऐसे प्राणियों को यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अमीनो एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, तो ऐसे प्राणियों को अमीनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ऐसे प्राणियों को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। तो केंचुआ है, यदि उत्सर्जन की दृष्टि से देखें तो ये कैसा प्राणी है, एक यूरियोटेलिक प्राणी है। देखिए, यदि हम इसके जनरल पॉइंट्स की बात करें तो केंचुआ कैसा प्राणी होगा, तो केंचुआ यूरियोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी प्राणी होता है जो अपने नाइट्रोजन युक्त
अपशिष्टों को यूरिया के रूप में निष्कासित करता है। देखिए क्या मतलब रहा। केंचुआ कैसा प्राणी है? उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर केंचुआ एक यूरियोटेलिक प्राणी है, अर्थात यह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में, तो यूरिया के रूप में बाहर निष्कासित करता है। इसके बाद में हम बात करें कि अधिकांश स्थलीय प्राणी भी किस कैटेगरी के होते हैं, यूरियोटेलिक प्रकृति के ही होते हैं। जैसे यदि मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य भी कैसा प्राणी है, एक यूरियोटेलिक प्राणी है। तो अधिकांश स्थलीय प्राणी यूरियोटेलिक होते हैं। अब क्यों होते हैं यूरियोटेलिक? अधिकांश स्थलीय प्राणी यूरियोटेलिक क्यों होते हैं? तो देखिए, यूरिया जल में घुलनशील होता है। यूरिया जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण इसके उत्सर्जन में कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या मतलब रहा? यूरिया जल में घुलनशील होता है और इस घुलनशील होने के कारण ही इसके उत्सर्जन में पानी की कम आवश्यकता होती है। इसलिए केंचुआ भी कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक प्राणी है, और अधिकांश स्थलीय प्राणी भी कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं। और क्या खास बात होती है? तो देखिए, यदि केंचुए के प्रथम 3 खंडों को छोड़ दें, प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में उत्सर्जिकाएं पाई जाती हैं। केंचुए के प्रथम 3 खंडों को छोड़ दें तो शेष सभी खंडों में क्या पाई जाती हैं, उत्सर्जिकाएं पाई जाती हैं। और क्या खास बात, अभी हमने पहले बात की कि केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेफ्रिडिया या वृकक के द्वारा होता है, और ये वृकक लंबी, पतली, ऐसाकित, नलिकाओं का समूह होता है। केंचुए में उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होगा, तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, वृककों के द्वारा होता है। और ये वृकक है विशेष प्रकार की पतली, लंबी और असाकित नलिकाओं का समूह होता है। और ये जो नलिकाएं हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। तो ये नलिकाएं हैं वो मुख्यतया 2 प्रकार की। एक होती है सीधी पाली, स्ट्रेट लॉब, एक होती है सीधी पाली, स्ट्रेट लॉब, और दूसरी होती है कुंडलित पाली, जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड
लोब। देखिए केचवे के में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? नेफ्रीडिया द्वारा, वर्कों के द्वारा। और ये वर्कक क्या होते हैं? तो ये लंबी, पतली तथा ऐसा कित नलिकाओं का समूह होता है। और ये नलिकाएं कितने प्रकार की? तो नलिकाएं दो प्रकार की। नंबर एक है सीधी पाली युक्त नलिकाएं, स्ट्रेट लॉब ट्यूब्यूल्स, और एक होती है कुंडलित पाली नलिकाएं या ट्विस्टेड लॉब। ओके, और हम बात करें यदि कार्यों के आधार पर इन वर्ककों की बात करें तो केचुए में दो प्रकार के वर्कक पाए जाते हैं। देखिए कार्यों के आधार पर केचुए में दो प्रकार के वर्कक पाए जाते हैं। कार्यों के आधार पर केचुए में दो प्रकार के वर्कक पाए जाते हैं। इस लाइन को अभी हम यहीं छोड़ते हैं, जब वीडियो का लास्ट होगा, एंड होगा, तब इस लाइन पर अपन बातें करेंगे। हम अगली बात करते हैं। यदि इन वर्ककों की स्थिति के आधार पर वर्ककों की स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। वर्ककों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखिए नंबर 1 ये नंबर 2 और ये नंबर 3। एक होते हैं पट्टीय वर्कक, सेप्टल नेफ्रीडिया। एक होते हैं ग्रसनीय वर्कक, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और एक होते हैं त्वचीय वर्कक, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। कार्यों के आधार पर दो प्रकार के वर्कक पाए जाते हैं और वर्ककों की स्थिति के आधार पर वर्कक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पट्टीय वर्कक, नंबर 2 ग्रसनीय वर्कक और नंबर 3 पर है इंटेग्यूमेंट्री वर्कक या त्वचीय वर्कक। क्या खास बात होती है इनकी? तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम यदि पट्टीय वर्ककों की बात करें तो नंबर 1 क्या खास बात होती है? तो ये सबसे बड़े आकार के वर्कक होते हैं। क्या खास बात है? सबसे बड़े आकार के वर्कक होते हैं। नंबर 2 15वें खंड के बाद 15वें खंड के बाद प्रत्येक अंतराखंडीय
पटों के दोनों अग्र व पश्च सतहों पर करीब 80 से 100 संख्या में उपस्थित रहते हैं। 15वें खंड के बाद प्रत्येक अंतराखंडीय पट्टों पर के दोनों ओर अग्र तथा पश्च सतहों पर करीब 80 से 100 की संख्या में उपस्थित रहते हैं। यदि हम फेरेंजियल या ग्रसनिक वृक्कों की बात करें तो इस प्रकार के वृक्क शरीर के चौथे, पांचवें व छठवें खंड, इस प्रकार के वृक्क शरीर के चौथे, पांचवें व छठवें खंड में आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्क शरीर के चौथे, पांचवें तथा छठे खंड में आहार नाल के चारों ओर युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये वी आकार के वृक्क होते हैं। ये वी शेप्ड वृक्क होते हैं, वी शेप्ड नेफ्रिडिया होते हैं। और क्या खास बात होती है कि इन वृक्कों में मुख तथा ग्रीवा का अभाव होता है। इन वृक्कों की और क्या खास बात, तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया की एक विशेष बात कि इन वृक्कों में ना तो मुख पाया जाता है और ना ही ग्रीवा या नेक पाई जाती हैं। और क्या खास बात कि ये वृक्क 3 जोड़ी सहनलिकाओं द्वारा ये वृक्क 3 जोड़ी सहनलिकाओं द्वारा आहार नाल में खुलते हैं। इसी प्रकार यदि हम सेप्टल नेफ्रिडिया या पट्टीय नेफ्रिडिया की बात करें तो ये नेफ्रिडिया है, ये आंत्र में खुलते हैं। इस प्रकार के नेफ्रिडिया किस में खुलते हैं? आंत्र में खुलते हैं। और जो ग्रसनीय या फेरेंजियल नेफ्रिडिया है वो 3 जोड़ी सहनलिकाओं के द्वारा किस में खुलते हैं? आहार नाल में खुलते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करें, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इनकी क्या खास बात होती है? तो देखिए, प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में ये देह भित्ति की भीतरी सतह पर, ये देह भित्ति की
देह भित्ति बॉडी वॉल, देह भित्ति की या बॉडी वॉल की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। देखिए, त्वचीय वृक्क या इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, तो प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में, प्रथम 3 खंडों को छोड़ दे तो शेष सभी खंडों की देह भित्ति की जो आंतरिक सतह है उस पर इंटेग्यूमेंट्री या त्वचीय वृक्क पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक खंड में इनकी संख्या करीब 200 से 250 तक होती है। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या करीब 200 से 250 तक होती है। और क्या विशेष बात, प्रयाणिका या क्लाइटेलम भाग में इनकी संख्या करीब 2000 से 2500 तक होती है। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या करीब 200 से 250 तक होती है, लेकिन क्लाइटेलर रीजन होता है या प्रयाणिका भाग होता है, उस क्लाइटेलर रीजन के अंदर इनकी संख्या करीब 2000 से 2500 तक होती है। और इसी कारण इस प्रयाणिका भाग या इस क्लाइटेलर रीजन को नेफ्रिडियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देखिए, अत्यधिक संख्या में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं क्लाइटेलम भाग में या क्लाइटेलर रीजन में, अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक नंबर्स में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इसलिए इस भाग को, क्लाइटेलर रीजन को नेफ्रिडियल फॉरेस्ट या वृक्कीय वन भी कहा जाता है। क्या मतलब रहा, प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 200 से 250 तक होती है, लेकिन क्लाइटेलर रीजन के अंदर इनकी संख्या 2000 से 2500 तक होती है। इसका मतलब अत्यधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होने के कारण इस क्लाइटेलर रीजन को नेफ्रिडियल फॉरेस्ट या वृक्कीय वन भी कहा जाता है। और क्या खास बात होती है, तो ये नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जी पदार्थों को सीधे शरीर से बाहरी अंगों में, शरीर के बाहर मुक्त करते हैं। देख, तो ये थे वृक्कों की स्थिति के आधार पर हमने 3 प्रकार के वृक्क पढ़े। नंबर 1 है पट्टीय वृक्क सेप्टल नेफ्रिडिया, नंबर 2 है ग्रसनीय वृक्क फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और नंबर 3 त्वचीय वृक्क या इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इसकी हमने बात की, आकार में सबसे बड़े होते हैं। 15वें खंड के बाद प्रत्येक अंतराखंडीय पट्टों के दोनों अग्र तथा पश्च सतहों पर करीब 80 से 100 किस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस में खुलते हैं, आंत्र में खुलते हैं। यदि फेरेंजियल नेफ्रिडिया की बात करें तो इस प्रकार के वृक्क शरीर के चौथे, 5वें तथा 6ठे खंड में आहार नाल के चारों तरफ युग्मित गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वी शेप्ड होते हैं, और इन वृक्कों में मुक्त तथा गिरवा का अभाव होता है, और ये वृक्क 3 जोड़ी सहनलिकाओं के द्वारा किसमें खुलते हैं, आहार नाल में खुलते हैं। यदि इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करें तो प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में बॉडी वॉल की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या करीब 200 से 250 होती है, लेकिन क्लाइटेलर रीजन में इनकी संख्या अत्यधिक होती है, 2000 से 2500 तक होती है। इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं अपन नेफ्रिडियल फॉरेस्ट या वृक्कीय वन, और ये नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर की तरफ मुक्त करते हैं। तो देखिए, हमने एक लाइन छोड़ी कि कार्यों के आधार पर केंचुए में 2 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं।
इस बात को लेंगे हम। तो दो प्रकार के वृक्कों में जो पहला है उसको बोलते हैं हम एंटेरोनेफ्रिक, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, हिंदी में बात करते इसको बोलते हैं आत्रमुखी, आत्रमुखी नेफ्रिडिया। और नंबर 2 पर है एक्सोनेफ्रिक, एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। देखिए क्या होता है, इसको हम कहेंगे बहिर्मुखी, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। क्या मतलब रहा कि कार्यों के आधार पर केंचुए में दो प्रकार के वृक्क, नंबर 1 है आत्रमुखी नेफ्रिडिया और नंबर 2 पर है बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। क्या होते हैं तो देखिए, आत्रमुखी नेफ्रिडिया या एंटेरोनेफ्रिक का क्या मतलब रहा कि इस प्रकार के नेफ्रिडिया जो अपने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त करते हैं। क्या मतलब रहा, तो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया वो नेफ्रिडिया होते हैं जो अपने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त करते हैं। और बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया का क्या मतलब रहा कि इस प्रकार के नेफ्रिडिया अपने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त ना करके शरीर के बाहर मुक्त करते हैं, सीधे ही शरीर के बाहर मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे नेफ्रिडिया को हम कहते हैं एक्सोनेफ्रिक या बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। एक बार फिर से देखते हैं हम, कार्यों के आधार पर केंचुए में दो प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। नंबर 1 है एंटेरोनेफ्रिक और नंबर 2 है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। एंटेरोनेफ्रिक को हम बोलेंगे आत्रमुखी नेफ्रिडिया और एक्सोनेफ्रिक को हम कहेंगे बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। क्या मतलब रहा, तो ऐसे नेफ्रिडिया जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त करते हैं, तो ऐसे नेफ्रिडिया को हम कहते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया या आत्रमुखी नेफ्रिडिया। और ऐसे नेफ्रिडिया जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए डायरेक्ट सीधा शरीर के बाहर मुक्त करते हैं, तो ऐसे नेफ्रिडिया को हम एक्सोनेफ्रिक या बहिर्मुखी नेफ्रिडिया कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सेप्टल या पट्टी जो नेफ्रिडिया है कहाँ मुक्त कर रहे हैं, आंत्र में, मतलब शरीर के अंदर। तो कैसा नेफ्रिडिया हो गया, तो ये हो गया एंटेरोनेफ्रिक या एक्सोनेफ्रिक, शरीर के अंदर आंत में मुक्त कर रहे हैं, तो ये हो गया एंटेरो प्रकार का या एंटेरोनेफ्रिक प्रकार का, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। हमने ये कहा कि शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त करें अपने अपशिष्ट पदार्थों को, तो उसे कहेंगे हम एंटेरोनेफ्रिक। ये आंत्र में खुलते हैं तो आंत्र में ही अपने अपशिष्ट पदार्थों को मुक्त करेंगे, तो कैसे प्रकार के नेफ्रिडिया हो गए, तो एंटेरोनेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया हो गया। यदि इसकी हम बात करें फेरेंजियल नेफ्रिडिया की, तो 3 जोड़ी सहनलिकाओं के द्वारा किस में खुल रहा है, आहार नाल में खुल रहा है। आहार नाल शरीर के अंदर अंदरूनी भाग में खुल रहे हैं, तो ये भी कौन से प्रकार का हो गया, तो ये भी एंटेरोनेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया हुआ, नेफ्रिडिया हुआ। तो वृक्कीय वृक्क, पटीय वृक्क या सेप्टल नेफ्रिडिया या ग्रसनीय वृक्क, ये दोनों हो गए एंटेरोनेफ्रिक प्रकार के, और ये शरीर के बाहर मुक्त हो रहे हैं। इसका मतलब अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर मुक्त हो कर रहा है, तो ये कौन से प्रकार का हो गया, तो ये एक्सोनेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया हो गया। तो ये एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया हुआ। तो देखिए हमने ये कहा कि कार्यों के आधार पर केंचुए में 2 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के वृक्कों में जो पट्टीय वृक्क हैं और जो ग्रसनीय वृक्क हैं, ये तो हो गया कौन से प्रकार का, एंटेरो प्रकार का। और जो इंटेग्यूमेंट्री या त्वचीय वृक्क है वो कौन से प्रकार का हो गया, एक्सोनेफ्रिक प्रकार का हो गया। तो क्या मतलब रहा इस लाइन का कि 2 प्रकार के वृक्क, एक एंटेरोनेफ्रिक और एक एक्सोनेफ्रिक। प्रकार के नेफ्रिडिया वो होंगे जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए शरीर के अंदर किसी भाग में मुक्त करेंगे, और इसका उदाहरण पटीय वृक्क सेप्टल नेफ्रिडिया और ग्रसनीय वृक्क या फेरेंजियल नेफ्रिडिया।
और दूसरा है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, कि ऐसे नेफ्रिडिया जो अपने उत्सर्जित पदार्थों को डायरेक्ट शरीर के बाहर मुक्त करते हैं। तो त्वचीय वर्कक या इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है वो कौन से प्रकार के, तो एक्सोनेफ्रिक प्रकार के नेफ्रिडिया। नंबर एक साधारण बात और करते हैं हम इनके अलावा। तो देखिए हमने कहा कि प्रथम 3 खंडों को छोड़कर से सभी खंडों में क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। तो ये जो वृक्क है ये केंचुए के शरीर की जो प्रगुहा होती है, प्रगुहा सीलोम, इस सीलोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होती है प्रगुहा, तो देखिए केंचुए के शरीर की जो देह भित्ति है, बॉडी वॉल है, उसके और आहार नाल के बीच का जो भाग है, जो अवकाश है, जो रिक्त स्थान है, वो क्या कहलाता है, प्रगुहा या सीलोम कहलाता है। और उसी गैप के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, ये वृक्क पाए जाते हैं। तो क्या मतलब रहा, क्या होती है प्रगुहा, तो शरीर की देह भित्ति, बॉडी वॉल तथा आहार नाल के बीच उपस्थित अवकाश प्रगुहा कहलाते हैं, प्रगुहा या सीलोम कहलाते हैं। और इसी सीलोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केंचुए के आर्थिक महत्व की। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।